एक तो ग्रेविटी और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट आ रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आ रहा है, ये दोनों मिलकर टेंशन दे रहा है। शुरुआत में टेंशन का वैल्यू mg प्लस mu स्क्वायर बाई एल के बराबर था, ठीक है। ग्रेविटी पूरा का पूरा आ रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है। अब उसके बाद जब हम लोग सेकेंड पार्ट पे गए तो टेंशन कम हुआ। टेंशन कम क्यों हुआ समझना, दो कारण है टेंशन कम होने का। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि टेंशन, ये रस्सी को यहां देखो कौन खींच रहा था, एक तो mg खींच रहा था और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा था। अब यहां पर ये जो mg का एक कंपोनेंट आ रहा है mg cos थीटा, mg का जो कंपोनेंट आया mg cos थीटा ये खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहली बात तो पहले पूरा का पूरा mg बाहर की तरफ इसको खींच रहा था, अब mg का खाली एक कंपोनेंट आ गया, ठीक है। mg का कंपोनेंट आ गया बाहर खींचने के लिए। और दूसरा बात यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर चुका है आगे जाने में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वीक पड़ चुका है और mg का सिर्फ एक कंपोनेंट ही बाहर खींचने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो दोनों फोर्स जो बाहर पुश कर रहा था ये वीक पड़ चुका है, एक का तो वैल्यू कम हो गया, दूसरा अपना खाली एक कंपोनेंट दे रहा है, ठीक है। इसलिए टेंशन कम हुआ। इसके बाद यहां आते हैं 3 नंबर पे, टेंशन और कम हो गया। क्यों कम हुआ? इस बार देखो mg अपना कंपोनेंट दे रहा था यहां तक, तो अब इसके बाद इस पोजीशन पे तो mg का कंपोनेंट आना ही बंद हो गया। mg वर्टिकल है और ये स्ट्रिंग या रॉड जो है ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो अब mg तो इस डायरेक्शन में अपना कंपोनेंट दे ही नहीं रहा है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले से और कमजोर हो चुका। तो एक फोर्स तो जो टेंशन को प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, बॉब को खींचने का काम कर रहा था, वो तो हट ही गया, mg आ ही नहीं रहा इस डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कम हो गया है, इसलिए टेंशन और कम हुआ है 2mg के बराबर। इसके बाद से जो चेंज आया है ना वो नोटिसेबल है ना, उसको ध्यान देना है। यहां से चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में क्या हुआ देखो, mg जो है ना वो अपना पाला बदल चुका है। पहले mg सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ था, mg और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मिलकर खींच रहा था, है ना। भले ही mg अपना कंपोनेंट कम दे रहा था, यहां जाकर mg न्यूट्रल हो गया कि हम खींचने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, वो दल को बदल लिया, पाला चेंज कर लिया। अब क्या है देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर बाहर खींचने का काम कर रहा है और ये और कम, पहले से और कमजोर हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गया और mg इस बार इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट में आ गया है, mg cos थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर बाहर खींचने का काम कर रहा था, mg cos थीटा इधर आ गया है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत सारा वैल्यू तो यही बैलेंस कर देगा mg cos थीटा, और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? टेंशन। तो समझ रहे हो क्या हुआ, एक तो ये mv स्क्वायर बाई एल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कम पड़ चुका है, और दूसरा चीज mg भी इसके ऑपोजिट में आके इसके वैल्यू को बैलेंस कर रहा है। तो mv स्क्वायर बाई एल में से mg cos थीटा माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ पार्ट है खाली उतना ही टेंशन आना है। जबकि पहले क्या हो रहा था, mv स्क्वायर बाई एल भी बाहर खींच रहा था, mg का कंपोनेंट भी बाहर खींच रहा था, तो वो दोनों मिलाकर टेंशन का वैल्यू आ रहा था। तो अब टेंशन का एफर्ट कम हो गया कि भाई अरे mv स्क्वायर बाई एल को तो mg cos थीटा ही बैलेंस कर देगा, रिमेनिंग पार्ट टेंशन को देना है। तो वही इसलिए mv स्क्वायर बाई एल माइनस mg cos थीटा, तो टेंशन और कम हो गया, 2mg माइनस 3mg cos थीटा। ध्यान रखना टेंशन हम लोग हमेशा कहां लगा रहे हैं? टुवर्ड सेंटर। ये सर्कल का सेंटर है जिस सर्कल में ये घूम रहा है। तो अब अगर और आगे जाएगा तो क्या होगा समझो, और आगे जाएगा तो ये और कमजोर पड़ेगा, mv स्क्वायर बाई एल का वैल्यू और कम होगा, और जैसे जैसे आगे जाएगा थीटा जो है वो कम होते होते यहां पहुंचते हुए फिर से जीरो हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो इस mg cos थीटा का वैल्यू, थीटा अगर कम होगा तो cos थीटा बढ़ेगा, ये वाला वैल्यू बढ़ते जा रहा है और ये वाला वैल्यू कम होते जा रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो जाएगा, तो टेंशन का वैल्यू कहीं जीरो हो सकता है,
समझ रहे हो? अभी टेंशन कितना है, 2 mg माइनस 3 mg कॉस थीटा, है ना। अभी क्या है कि ये वाला ज़्यादा है इससे, इसका वैल्यू इससे ज़्यादा है, ये कम होते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वीक होते जाएगा और mg cos थीटा का ये कंपोनेंट बढ़ते जाएगा। तो जिस जगह पर जाके ये दोनों बराबर हुआ वहाँ पर टेंशन ज़ीरो हो गया। तो क्या टेंशन कहीं ज़ीरो हो रहा है? हाँ, टेंशन को अगर ज़ीरो कर दें तो यहाँ से अपने पास आता है 2 mg इज इक्वल्स टू 3 mg cos थीटा। तो इससे cos थीटा का वैल्यू आया 2/3। cos थीटा इक्वल टू 2/3 पर, मतलब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 पर टेंशन ज़ीरो हो रहा है, cos इनवर्स 2/3 पर। इसके बाद क्या होगा? देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि ये बाहर खींच रहा था, दोनों फोर्स मिलके या जो भी था, दोनों फिर फोर्स मिलकर या अकेला mv²/r, ये पार्टिकल बाहर खिंचा रहा था, बाहर जाने का टेंडेंसी था, तो रॉड बाहर जाने से रोकने के लिए टेंशन अंदर दे रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी बॉब बाहर जाना चाह रहा था तो रोकने के लिए टेंशन अंदर, बाहर जाना चाह रहा था रोकने के लिए टेंशन अंदर, बाहर जाना चाह रहा था रोकने के लिए टेंशन अंदर, बाहर जाना चाह रहा था रोकने के लिए टेंशन अंदर। एक मोमेंट पर mg cos थीटा mv²/l के बराबर हो गया, टेंशन हो गया ज़ीरो। इसके बाद क्या होगा? ये वाला और कम हो जाएगा और ये वाला mg cos थीटा जो इधर mg cos थीटा और ज़्यादा, mv²/l और mv²/l का वैल्यू और कम हो जाएगा। तो अब ये अंदर गिरना चाहेगा, पहले ये बाहर फेंकाना चाह रहा था, अब ये अंदर गिरना चाहेगा। अंदर गिरना चाहेगा तो रॉड इसको धकेलने लगेगा। अब रॉड का टेंशन ऐसे बाहर की तरफ इसको पुश करेगा। पहले क्या हो रहा था, बाहर जाना चाह रहा था तो अंदर लग रहा था, अब अंदर गिरना चाहेगा तो टेंशन बाहर लगेगा। मतलब यहाँ से टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। किस जगह से चेंज हुआ? जहाँ पर टेंशन का वैल्यू ज़ीरो हुआ है उस जगह से टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो गया और अब टेंशन अंदर की जगह बाहर लगने लगेगा। और फाइनली ये देखो, यहाँ पर वो चीज़ हमको दिख रहा है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे हम टेंशन कैलकुलेट किए तो हम लोग टूवर्ड सेंटर नहीं लगाए थे, ये mg नीचे लग रहा था, और अगर ये नीचे गिरना चाह रहा है तो इसको रोकने के लिए टेंशन ऊपर लग रहा है, तो T इक्वल टू mg हो गया। तो ये टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पर टूवर्ड सेंटर नहीं होके अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये चेंज कब आया? ये चेंज इस समय नहीं आया है, ये चेंज तो यहीं पर आ चुका था, cos इनवर्स 2/3 पर। उसके पहले पहले तक टेंशन अंदर लग रहा था और उसके बाद टेंशन बाहर लगने लग गया। उसके पहले तक रॉड खींच रहा था, उसके बाद रॉड धकेलने लग गया। अब तुम सोचो, इसकी जगह अगर रस्सी होता, है ना, स्ट्रिंग होता, तो रस्सी ये काम नहीं कर सकता था। खींचने तक तो खींच सकता था, जब बॉब बाहर जाने का कोशिश करता तो रस्सी खींच के रोक सकता था, लेकिन अंदर गिरने का कोशिश करता तो रस्सी धकेल नहीं सकता था। ये काम रॉड कर सकता है बट रस्सी नहीं कर सकता है। तो यहाँ से दोनों के बीच में एक डिफरेंस आना चालू होगा। टेंशन जीरो होने के बाद जब टेंशन का डायरेक्शन बदलना चाहेगा तो रॉड तो धकेल सकता है पार्टिकल को, बट स्ट्रिंग नहीं धकेल सकता है। तो यहाँ से डिफरेंस आ गया। अब हम लोग ये वाला एंगल याद रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। ये क्या है, किस चीज़ के लिए एंगल है? तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3 पर, कहाँ से? अपवर्ड वर्टिकल से। अपवर्ड वर्टिकल से कॉस इनवर्स 2/3 पर टेंशन जीरो हो जाएगा। कब? ये भी ध्यान रखना, कब, हर बार नहीं। अगर लोवेस्ट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी दिया गया है, लोवेस्ट पॉइंट पर अगर √4 GL वेलोसिटी दिया गया है तो अपवर्ड वर्टिकल से कॉस इनवर्स 2/3 पर टेंशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब ये सारा बात हम लोग समराइज करते हैं, ठीक है, टेंशन के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। तो टेंशन का डायरेक्शन कहाँ से चेंज हुआ? जहाँ भी टेंशन का वैल्यू ज़ीरो हुआ उसके बाद टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो अब ये पूरा कहानी
अगर हम लोग समराइज करें रॉड के लिए, तो रॉड के लिए अब हम लोग सारा बात समराइज कर रहे हैं। केस 1, u लेस देन √2gl। अगर यहां पर इसको जो वेलोसिटी दे रहे हैं ये √2gl से कम है, √2gl से कम है तो √2gl पे जस्ट हॉरिजॉन्टल पहुंचता था, अब हॉरिजॉन्टल से पहले ही कहीं रुक जाएगा और इस तरह से वापस आएगा, फिर इधर जाएगा ऐसे। तो इसका मोशन कैसा हो रहा होगा? ऑसिलेटरी मोशन विथ एम्पलीट्यूड लेस देन 90 डिग्री। एम्पलीट्यूड का मतलब ये मैक्सिमम कितना एंगल जा रहा है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा विथ एम्पलीट्यूड लेस देन 90 डिग्री। क्या टेंशन कहीं जीरो होगा इसके रास्ते में? तो जवाब है नहीं। टेंशन विल नॉट बी जीरो एनीवेयर, क्योंकि टेंशन जीरो होने का खतरा हमेशा हॉरिजॉन्टल के ऊपर है। क्यों? जहां से mg पाला बदल लेता है, बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg cos थीटा अंदर आ जाता है। इसके पहले पहले तक तो हॉरिजॉन्टल के पहले पहले तक कोई खतरा नहीं। क्यों नहीं है? देखो mg का जो ये वाला कंपोनेंट है, यहां तक mg ईमानदार बना हुआ था। mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा हमेशा बाहर की तरफ आएगा। मान लो वेलोसिटी जीरो भी हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भले ही खत्म हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो बाहर लगेगा या फिर जीरो हो जाएगा तो नहीं लगेगा। अंदर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने वाला नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भले ही जीरो भी हो जाए अगर वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है कहीं पे तो, लेकिन mg cos थीटा हमेशा बाहर की तरफ है, तो टेंशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन के नीचे तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो ये हो गया केस 1। फिर बात करते हैं केस 2 पर। दिस इज केस 1। केस 2, u इक्वल टू √2gl। अगर √2gl के बराबर वेलोसिटी दे देंगे तो क्या होगा? इसमें ये यहां तक कहीं पहुंच सकता है, यहां पहुंच के इसका कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इस केस में जब u का वैल्यू कितना है? √2gl से कम है। √2gl देने पर ये कहां रुकेगा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। √2gl वेलोसिटी देंगे तो ये जस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच के इसका वेलोसिटी जीरो होगा, यहां जीरो होगा फिर इधर आएगा। तो कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन विथ एम्पलीट्यूड 90 डिग्री। टेंशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्या टेंशन कहीं जीरो है? हाँ, इस हॉरिजॉन्टल के पहले पहले तक तो जीरो नहीं होगा, बट यहां जाकर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी इधर अगर लग रहा है, मान लो mg ऐसे है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है नहीं, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो टेंशन होता, तो यहाँ पर टी को प्रोवाइड करने वाला, यहाँ खींचने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। तो इस एक मोमेंट के लिए टेंशन जीरो होगा, फिर जैसे ये नीचे आएगा फिर से टेंशन आ जाएगा। टेंशन विल बी जीरो when rod becomes horizontal। रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो रहा है तब टेंशन जीरो हो जा रहा है। केस 3, u greater than √2gl लेस देन
√4GL। √2GL से ज़्यादा है और √4GL से कम है। तो अगर इतना वेलोसिटी देंगे तो √4GL पर ये हाईएस्ट पॉइंट पे रुकता है और √2GL पे ये यहाँ रुकता है, तो बीच में कहीं ना कहीं जाकर इसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है। फिर ये वापस ऐसे आएगा। तो अभी भी क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन with amplitude greater than 90 डिग्री। क्या टेंशन कहीं ज़ीरो होगा? हाँ, बिल्कुल ज़ीरो होगा। √2GL पर हॉरिजॉन्टल में टेंशन ज़ीरो होता है और √4GL पर यहाँ वर्टिकल से cos इनवर्स 2/3 पर टेंशन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो √2GL देने पर यहाँ टेंशन ज़ीरो है, √4GL देने पर यहाँ cos इनवर्स 2/3 पर टेंशन ज़ीरो है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं, अगर वेलोसिटी इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं टेंशन ज़ीरो होगा। टेंशन विल बी ज़ीरो at some point above the horizontal position of the rod। रॉड के हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर कहीं टेंशन ज़ीरो होगा। कहाँ ज़ीरो होगा ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कितना है। और निकालना कैसे है? वही कुछ u वेलोसिटी दिया है तो किसी थीटा एंगल पर टेंशन निकालो। टेंशन निकालने का प्रोसीजर हम लोग को पता ही है। पहले FBD बनाते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं और उसमें v अननोन होता है, उसको एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल के रख देते हैं। तो टेंशन किसी भी एंगल पे आ जाएगा और फिर उसको जीरो कर दो। केस 4, u इक्वल टू √4GL। अगर वेलोसिटी √4GL के बराबर है तो क्या होगा? √4GL के बराबर है तो हम लोग को पता है कि ये जस्ट सफिशिएंट है इसको यहां तक पहुंचाने के लिए। ये यहां तक पहुंचा एंड वेलोसिटी ज़ीरो। तो इस बार क्या बोलेंगे? ना तो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है क्योंकि √4GL से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और ना ही ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे रुक गया, ना तो वापस आने वाला है ना इधर जाने वाला है। तो पार्टिकल विल कंप्लीट हाफ सर्कल। क्या टेंशन कहीं ज़ीरो हो रहा है? बिल्कुल। अगर √4GL देंगे तो cos इनवर्स 2/3 पर ज़ीरो होगा। टेंशन विल बी ज़ीरो एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 फ्रॉम अपवर्ड वर्टिकल। अपवर्ड वर्टिकल से cos इनवर्स 2/3 पर टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। √4GL से ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? सर्कल कंप्लीट करेगा। टेंशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? टेंशन ज़ीरो होगा कि नहीं होगा? अब ये तो डिपेंड करता है कि √4GL से कितना ज़्यादा दिया गया है। तो अब इसके आगे का बात समझना है। तो √4GL से आगे का वेलोसिटी का बात हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। √4GL से कितना ज़्यादा दिया गया है उस पर डिपेंड करेगा कि टेंशन ज़ीरो होगा कि नहीं होगा। तो अब आगे का बात समझने के लिए हम लोग
अब स्ट्रिंग वाले केस में चलते हैं, वहाँ से हमको इसके आगे का केस कंक्लूड होगा। तो अब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ने के बाद इसमें 2 केसेस और ऐड करने वाले हैं, ठीक है, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग के लिए। रस्सी से जुड़े हुए पार्टिकल को अगर सर्कल कंप्लीट कराना है तो ये वाला फंडा तो नहीं चलेगा √4GL से ज़रा सा ज़्यादा, क्योंकि √4GL देने पर cos इनवर्स 2/3 पर टेंशन 0 हो जा रहा है, और वहाँ टेंशन 0 हो जाएगा, उसके बाद वो अंदर गिरना चाहेगा और रस्सी उसको रोक नहीं पाएगा। तो रस्सी में अगर रस्सी से जुड़े हुए पार्टिकल को अगर हमको सर्कल कंप्लीट कराना है तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि हमको इतना वेलोसिटी देना चाहिए कि रास्ते में कहीं टेंशन 0 हो ही नहीं। अगर टेंशन 0 होगा ही नहीं तो रस्सी के स्लैक होने का खतरा, रस्सी के लूज होने का खतरा नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये स्ट्रिंग वाला केस है और हम लोग से पूछ लिया कि इस पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दें, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u required to complete the circle, मिनिमम वैल्यू ऑफ u required to complete the circle। तो अब हम लोग टेंशन 0 नहीं होने देंगे कहीं पे भी। अच्छा, जैसे जैसे आगे जा रहा है टेंशन कम होते जा रहा है, ये हम लोग देख रहे थे। तो जैसे जैसे आगे जाएगा टेंशन कम होते जाएगा। अगर हम लोग हाईएस्ट पॉइंट तक टेंशन 0 ना होने दें तो फिर तो टेंशन कहीं 0 हो ही नहीं सकता है। तो हम इतना वेलोसिटी देंगे कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टेंशन 0 ना हो। अगर हाईएस्ट पॉइंट तक टेंशन 0 नहीं हुआ तो फिर तो टेंशन कहीं पर भी 0 नहीं होगा। तो हम लोग इसको वेलोसिटी इस तरीके से दिए कि ये पहुंचा देखो हाईएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट पर भी इसके पास कुछ वेलोसिटी बचा हुआ है, लेट्स से v। इसका FBD ड्रॉ करें तो नीचे टेंशन T mg और ऊपर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/L। T प्लस mg माइनस mv²/L इक्वल टू 0। जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर एक बार टेंशन 0 करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट के पहले तक नहीं था, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 करते हैं तो इससे आ रहा है mg इज इक्वल टू mv²/L। v का वैल्यू √GL आ रहा है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 है तो हाईएस्ट पॉइंट पे कम से कम √GL बचा होना चाहिए, और अगर √GL से थोड़ा सा भी ज़्यादा वेलोसिटी हुआ हाईएस्ट पॉइंट पर तो वहाँ पर टेंशन 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी दे दिए u, हमको ये u कैलकुलेट करना है सो दैट u इतना दें कि हाईएस्ट पॉइंट पे √GL बचा हो। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसको हम लोग मान लिए रेफरेंस लेवल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, ये L, ये भी L। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2L और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m कैंसिल, u² इज इक्वल्स टू 4gl प्लस v²। तो u² इज इक्वल्स टू 4gl, v² का वैल्यू gl।
u आ गया √5gl। ये वेलोसिटी भी अब हम लोग को याद रखना है। u इक्वल टू √5gl मिनिमम वेलोसिटी है जिस पर कि रस्सी से जुड़ा पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अब सवाल यह आता है कि √5gl या √5gl से स्लाइटली ग्रेटर, तो आंसर है √5gl। √5gl पर पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर देगा, क्योंकि कोई बोलेगा कि सर √5gl देने पर तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, रस्सी में टेंशन एक पॉइंट पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना, यहां पर टेंशन 0 हुआ लेकिन वेलोसिटी तो है। इसके जस्ट पहले टेंशन 0 नहीं था, इसके जस्ट पहले टेंशन 0 नहीं था। यहां टेंशन 0 हुआ और अगले ही मोमेंट पर ये इधर वेलोसिटी कारण पार कर लेगा और फिर से जैसा पहले सिचुएशन था वैसे ही आ जाएगा। जब ये वर्टिकल सर्कल में घूमता है तो जैसा इधर हो रहा होता है बिल्कुल वैसा इधर, राइट हाफ लेफ्ट हाफ आइडेंटिकल है। जैसे इधर क्रॉस करेगा थोड़ा सा नीचे आएगा, वेलोसिटी पहले से बढ़ेगा, टेंशन फिर से नॉन जीरो हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि टेंशन एक मोमेंट के लिए 0 हो रहा है। रस्सी में टेंशन 0 होने से दिक्कत नहीं है। कब तक? अगर टेंशन एक मोमेंट के लिए 0 हो रहा है और अगले ही मोमेंट पर वापस आ जा रहा है तो रस्सी स्लैक नहीं होगा। यहां पर टेंशन अगर 0 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके एक मोमेंट पहले टेंशन 0 नहीं था, जस्ट पहले, और इसके जस्ट बाद फिर से टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा। तो रस्सी से जुड़ा हुआ पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो √5gl में भी काम चल जाएगा। √5gl से थोड़ा सा ज्यादा देना जरूरी नहीं है। रॉड के केस में तो क्या है कि √4gl पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जा रहा था, तो इसलिए सर्कल कंप्लीट कराने के लिए थोड़ा सा ज्यादा देना जरूरी था। बात क्लियर है? चलते हैं आगे।